हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सू फैन ली हुआ की रियलिटी को सभी लोग के सामने लेके आ गया होता है। अंकल नैंटियान बोल रहे होते हैं सू फैन, आखिर तुम्हें नैंटियान के बारे में ये सब कैसे पता चला। सू फैन बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ तो मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ, इसी वजह से मैंने उसकी मेमोरी को चेक कर लिया। तभी है ना चिढ़ते हुए बोलती है कि सू फैन एक्टिंग करना बंद करो। जब सू फैन अपने घर पे जा रहा होता है तब उसके पास में योयो आ गई होती है। योयो बोल रही होते कि तुमने कहा था कि तुम एक फॉर्चून टेलर हो, तो फिर क्या तुम एवर स्पीड को ही मार सकते हो। सू फैन बोल रहा होता है क्या एवर स्पीड को मारना है। आगे सू फैन योयो के साथ में उसे घर पे आ गया होता है। योयो बोल रही होती कि मेरी फैमिली के एवर से वापस आने के बाद में हम लोग इस घर में रह रहे हैं। सू फैन बोल रहा होता है वैसे जगह देखने में तो काफी कमाल की लग रही है, मुझे डिटेल्स में बताओ क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। योयो बोल रही होती कि ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन पहले ही हम लोग इस घर में आए थे और जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे काफी अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा खिड़की के पास में कोई खड़ा होकर रो रहा है, इसी वजह से मैं चेक करने चली गई कि आखिर वहाँ पे कौन खड़ा है। पहले मुझे लग रहा था कि हवा की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा, इसी से मैं विंडो बंद करने लगी। लेकिन तभी मैंने विंडो पे एक घोंसली फिगर को देखा। मैं कितना भी ट्राई कर रही थी तो वो कर्टन मुड़ नहीं रहे थे, पर कुछ सेकंड के अंदर जो कर्टन था वो नॉर्मल हो गया। लेकिन वो चीज याद करके मुझे अभी भी काफी डर लगता है। मुझे क्लियरली याद है वहाँ पे उन कर्टन के अंदर एक स्पिरिट थी, एक स्पिरिट के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। सू फैन बोल रहा होता है कि तुम्हारा कमरा कहाँ पर है, चलो मुझे दिखाओ। आगे वो लोग योयो के कमरे के अंदर आ गए होते हैं। योयो बोल रही होती यही वो खिड़की थी जहाँ पे मुझे वो घोष दिखा था। वहाँ पे कर्टन्स को टच करते हुए सू फैन अपनी साइकिक एबिलिटी को स्टार्ट कर देता है। गार्डन के अंदर सू फैन देखता है घोषली फिगर को। सू फैन सोच रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे सच में एक घोस्ट है। फिर जो सू फैन होता है वो गार्डन के अंदर आ गया होता है। वह योयो की मॉम बोल रही होती है कि तुम उस घर में वापस क्यों चली गई, तुम्हें पता है उस घर के अंदर एक स्पिरिट रहती है। योयो बोल रही होती है मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे साथ में सू फैन है। सू फैन ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो यहाँ की दिक्कतों को सॉल्व कर देगा। चलते हुए सू फैन सोच रहा होता है वैसे मेरे अंदर भी काफी हिम्मत आ गई है। मुझे पता है कि यहाँ पे कोर्टयार्ड के अंदर एक घोस्ट है, लेकिन इस घोस्ट को पकड़ने के लिए मैं यहाँ पे अकेला ही आ गया। पता नहीं घोस्ट को पकड़ने के बाद में वो मेरे साथ में क्या करेगा, पर वैसे मैं भी एक फॉर्च्यून टेलर हूँ तो इस हिसाब से तो मेरा काम बनता है कि मैं घोस्ट को खत्म करूँ। जब सू फैन ये सब सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है तभी उसके सामने वो घोस्ट अपीयर हो जाती है। सू फैन सोच रहा होता है घोस्ट के यहाँ पे आने के बाद में ही मुझे काफी ठंड फील होने लगी है। सू फैन बोल रहा होता है ये घोस्ट में काफी करीब आ रही है, मतलब वक्त आ चुका है इसको पकड़ने का। ये बोले सू फैन घोस्ट की तरफ बढ़ जाता है। वही वो घोस्ट बोल रही होती है कि आखिर आप क्या कर रहे हो। सू फैन सोच रहा होता है ये तो एक लड़की है। फिर सू फैन उस घोस्ट की बॉडी के आसपास चला जाता है। शौक होते हुए सू फैन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इस घोस्ट को देख सकता हूँ लेकिन इसको टच नहीं कर सकता। वो लड़की घोस्ट बोल रही होती है ब्रदर क्या आप मेरे को देख सकते हो और क्या आप मेरी आवाज भी सुन सकते हो। घर आते हुए सू फैन बोल रहा होता है कहीं तो मेरी बॉडी का यूज करते हुए रिइंकार्नेट तो नहीं होगी ना। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं एक लड़का हूँ, तो लड़के की बॉडी में रिइंकार्नेट होने की वजह से तुम्हें काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तभी जो फीमेल घोस्ट होती है वो सू फैन का हाथ पकड़ लेती है। सू फैन सोच रहा होता है ये तो काफी अजीब है, अभी इसको टच नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसे बात करने के बाद में मैं टच कर पा रहा हूँ। वही हम देखते हैं योयो को जो कार में सू फैन को देख रही होती है। योयो बोल रही होती है कि सू फैन को देख के लग रहा है कि वो पता हो चुका है, अब यहाँ पे रुकना कोई फायदा नहीं, मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। ऐना मुझे माफ कर देना, मैं तो बॉयफ्रेंड को फंसा दिया है। ये बोलते हुए योयो वहाँ चली जाती है। सू फैन सोच रहा होता है लड़की तो काफी अजीब है। जब इसे लगा यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है तो ये मुझे यहाँ पे लेके आ गई। अब जबकि इसके साथ मुझे घोस्ट ने पकड़ लिया है तो यहाँ से भाग भी गई। मैंने इतनी बेकार लड़की आज तक नहीं देखी थी, अगर मुझे पता होता नहीं कि कैसी है तो मैं इसे कभी भी लीवा से नहीं जाता। सू फैन उस घोस्ट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि पहले मुझे बताओ क्या आखिर तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम इस घर के अंदर छुपते हुए लोगों को डरा क्यों रही हो। वो लड़की बोल रही होती कि उसे मैं लड़की को डरा नहीं रही थी, मैं तो बस उसको हक कर रही थी, लेकिन पता नहीं कि बिना किसी बात के वो काफी डर गई। सू फैन बोल रहा होता है कि जब तो तुम हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगी मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो लड़की बोल रही होती कि वैसे मेरा नाम है किंजू और 3 साल पहले क्लिफ से गिरने के बाद में मैं मर गई थी, और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मैं एक घोस्ट हूँ, ना ही कोई मुझे देख सकता है ना ही कोई सुन सकता है, इसी वजह से मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। फिर मुझे एक खाली घर दिखा और मैं यहाँ पे रहने लगी। मैं यहाँ पे लोग डरा नहीं रही थी, मैं तो बस ट्राई करती कि लोग मेरे साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। सू फैन बोल रहा होता है क्या तुम सच कह रही हो। वो घोस्ट बोल रही होती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुमने मुझसे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए थे मैं सबके आंसर कर दिए हैं, तो कम से कम मुझे उतार तो दो। सू फैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, तुम एक काम करो तुम मेरे साथ में घर पे चलो। शौक होते हुए किंजू बोल रही होती है कि आप सच कह रहे हो, क्या आप मुझे अपने साथ में अपने घर लेके जाओगे। सू फैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम आ सकती हो, अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो बाकी लोग फालतू में डरते रहेंगे, पर मेरे साथ में रहने की वजह से तुम्हें बोरी फील नहीं होगा और तुम काफी खुशी खुशी रह भी पाओगी। शर्माते हुए किंजू बोल रही होती कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आने वाली, मैं यहाँ पे इस घर के अंदर काफी कंफर्टेबली रह रही हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूंगी, मैं तुम्हारी पेट नहीं हूँ। सू फैन बोल रहा होता कि तुम मेरे साथ में चलती हो तो मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा।
एक ऐसी लड़की जिसे तुम्हें मार दिया था उसको इतना खुश देखना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा ना। तुम यहाँ पे क्लिफ से गिरी नहीं थी, तुम्हें किसी ने धक्का दिया था और धक्का देने वाला और कोई नहीं बल्कि योयो थी। सुफेन की बातों को सुनते हुए वहाँ पे वो खुश होने लगती है। आगे सुफेन होता है अपने घर पे वापस आ गया होता है। सुफेन बोल रहा होता है कि अब से फ्यूचर में तुम यहाँ पे रहा करोगी और हाँ, ये याद रखना बाहर मत जाना। मैं मानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हें देखने के बाद में बाकी सब लोग डर जाएंगे। केंजू बोल रही होती क्या मैं इस बेड पे सो सकती हूँ। सुफेन बोल रहा होता है क्या तुम सो सकती हो, आराम से रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद में हम लोग बदला लेने चलेंगे। केंजू बोल रही थी ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। आगे हम देखते हैं सुफेन को जो कि अपने कमरे में आ गया होता है, आराम से सो रहा होता है। तभी सुफेन के पास में किंजू सो जाती है। शौक होते हुए सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें कमरे में क्यों आगे सोने के लिए। किंजू बोल रही होती क्या मेरे से तुम उठ गए हो, वैसे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे घर में पहली बार आई हूँ ना, तो इसी वजह जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और अकेले उस कमरे में बैठे बैठे मैं काफी डर भी रही थी, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे पास सोने के लिए आ गई। सुफेन शौक होते हुए बोल रहा होता है क्या तुम डर रही थी। साथ ही सुफेन सोच रहा होता है कि तुम्हें घोस्ट हो, आखिर तुम्हें किसका डर है। सोते हुए किंजू बोल रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी ही है। ये बोलते किंजू वहाँ पे सो गई होती है। सुफेन सोच रहा होता है तो काफी अजीब लड़की है, इतनी अजीब लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो एनिमीज है आखिर वो रहते कहाँ पर है। किंजू बोल रही होती है आगे जगह लेफ्ट ले लेना। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, सिर्फ एक लड़के के लिए उसे तुम्हें मार दिया जबकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। सच में लड़की की कोई कमी नहीं है। किंजू बोल रही होती है कि मुझे उसके ऊपर काफी ट्रस्ट था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ में कभी ऐसा भी कर सकती है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम उसके घर में रह रही थी तो फिर तुमने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं, अगर तुम चाहते तो बहुत पहले अपना बदला ले चुकी होती। किंजू बोल रही होती कि मैंने काम करने का ट्राई किया था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उस कमीने के पास में बेहद ही कमाल का एम्यूलेट है और उस एम्यूलेट के होने की वजह से मैं उसे करीब नहीं जा सकती। सुफेन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। साथ ही सुफेन सोच रहा होता है कि कैसा कमाल का एम्यूलेट जो कि किसी भी घोस्ट को भगा सकता है। सच में तो काफी कमाल का ट्रेजर है, मुझे ये ट्रेजर चाहिए। लगता है कि दुनिया मेरे अलावा भी सच में काफी पावरफुल लोग रहते हैं जो कि रियलिटी में घोस्ट को देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। आगे जो किंजू और सुफेन होते हैं वो किसी घर के बाहर आ गए होते हैं। किंजू बोल रही होती है आखिर तुम लोगों से कैसे बदल लेने वाले हो, क्या तुम यहाँ पे इन लोगों को मारोगे। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं तो पहले बता दूं मैं काफी अच्छा इंसान हूँ और किसी से फाइट करने में मैं भरोसा नहीं रखता, तुम बस मेरे साथ में कॉपरेट करना और देखते रहना कि आखिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे गेट खोलने के लिए एक आंटी आ गई होती है। वो आंटी बोल रही होती लड़के आखिर तुम हो कौन। सुफेन बोल रहा होता है कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना था। ये बोलते सुफेन घर के अंदर एंटर कर गया होता है। वो आंटी चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दी, आखिर तुम जहाँ कहाँ रहे हो, अभी क्या अभी वहीं पे रुक जाओ। तभी वहाँ पे एक अंकल आते हुए बोल रहे होते क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। वो आंटी बोल रही होती कि ये लड़का हमारे घर के अंदर आ गया, मैं इसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करी लेकिन ये बोल रहा है कि तुम्हें जानता है। गुस्सा करते हुए अंकल बोल रहे होते कि लड़के तुम कौन हो, मुझे क्लियरली याद है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सुफेन बोल रहा होता है कि आखिर आप मेरे साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या आप घर आए हुए गेस्ट को पानी भी नहीं पिलाते। ये बोलते सुफेन पानी की बोतल को हवा में उड़ा देता है और वहाँ पड़ी चेयर को जमीन पे गिरा देता है। हम देखते सुफेन ये सब करने में किंजू हेल्प कर रही होती है। वही शौक होते हुए अंकल और आंटी बोल रहे होते हैं कि तुम ये सब कर कैसे पा रहे हो। पानी पीते हुए सुफेन बोल रहा होता है कि हम लोग आराम से बैठ के बात करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। बैठते हुए वो अंकल बोल रहे होते हैं कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया था कि आखिर आप कौन हैं और मैंने अपनी बेवकूफी में आपको ऑफेंड कर दिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए थे। सुफेन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे पास से गुजर रहा था और मैंने देखा कि तुम्हारे घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एविल स्पिरिट है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम लोगों से मिलने के लिए आ गया। तुम्हारे घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एविल स्पिरिट है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है। शौक होते हुए अंकल आंटी बोल रहे होते हैं क्या हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अपने घुटनों पे आते हुए अंकल आंटी बोल रहे होते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, मास्टर आप जो ही बोलोगे हम आपके लिए वो काम कर सकते हैं, हम आपको हमारी फैमिली का मास्टर ही मान लेंगे और हमारी फैमिली के सारे बच्चे को प्री क्या करेंगे। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम लोग के अलावा इस घर में कोई और भी रहता है। वो अंकल बोल रहे होते हैं कि हाँ मेरी बेटी यहाँ पे रहती है। सुफेन बोल रहा होता है कि उसे बोलिए कि वो नीचे आए। चिल्लाते हुए वो अंकल बोल रहे होते हैं जियाओ जल्दी नीचे आओ। जियाओ बोल रही थी डैड आखिर ऐसा क्या हो गया है जो कि आप चिल्ला रहे हो और आखिर आप लोग दोनों ही अपने घुटनों पे क्यों आ रखे हो। अंकल बोल रहे होते हैं कि जल्दी मेरे पास में आओ। तभी वहाँ पे जियाओ को देख के किंजू को अपना पास याद आने लगता है कि कैसे जियाओ ने किंजू को क्लिफ से फेंका था। गुस्सा करते हुए किंजू बोल रही होती है कि तुम्हें कमी नहीं हो, मुझे मेरी लाइफ वापस करो। वही सुफेन बोल रहा होता है किंजू प्लीज यहाँ पे रुक जाओ। हम देखते हैं किंजू ने वहाँ पे एक एमुलेट पहना हुआ होता है। सुफेन सोच रहा होता है कि यही वो एमुलेट है जिसके बारे में किंजू बात कर रही थी। हम देखते उस एमुलेट की वजह से किंजू उसके पास नहीं जा पाती और किंजू की बॉडी के सारे कपड़े फट गए होते हैं। किंजू को देखते हुए सुफेन के नाक से खून निकल गया होता है। अंकल आंटी बोलते हैं मास्टर आखिर आपके साथ में क्या हो रहा है,
क्या जो एविल स्पिरिट है उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया है। सूफैन बोल रहा होता है नहीं नहीं, मैंने ज्यादा पावर को यूज कर लिया था। केंजू बोल रही होती सूफैन मुझे माफ कर देना। इसको देखने के बाद में मुझे काफी गुस्सा आ गया था। सूफैन बोल रहा होता है कि अच्छे से बिहेव करो वरना हम लोग कभी भी तुम्हारा बदला नहीं ले पाएंगे। अंकल आंटी सोच रहे होते हैं कि लगता है जो मास्टर है वो एविल स्पिरिट से फाइट कर रहे हैं और इस फाइट के चक्कर में इनके नाक से खून भी आ गया। ये मास्टर सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये बिना किसी बात की हमारी हेल्प कर रहे हैं। जियाओ बोल रही होती है मॉम डैड आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी अंकल जियाओ खींचते हुए बोल रहे होते हैं कि पहले अपने घुटनों पे आओ, तुम्हारे सामने यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेट मास्टर बैठे हुए हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि अभी अभी मेरे स्पिरिट ने अटैक कर दिया था और उसको रोकने के चक्कर में मुझे बैकलैश मिला। ये जो एविल स्पिरिट है ये बेहद ही पावरफुल है और इसके अंदर पास्ट को लेके काफी गुस्सा भरा हुआ है। लगता है इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होने वाला है, ये काम कोई भी नहीं कर सकता। वो अंकल बोल रहे होते हैं मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी जो पूरी फैमिली है यहाँ पे डिपेंड करती है, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सूफैन बोल रहा होता है कि ये जो एविल स्पिरिट है ना ये तुम्हारी बेटी की वजह से यहाँ पे आ रही है। लड़की आखिर तुमने यहाँ पे ऐसा क्या किया है जो कि तुम्हारी वजह से सोल को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो ये घोस्ट है तुमसे काफी नफरत करती है। सूफैन की बातों को सुनते हुए वहाँ पे सभी लोग काफी घबरा गए होते हैं। घबराते हुए जियाओ सोच रही होती है क्या ये मास्टर उसकी बात कर रहे हैं। रोते हुए जियाओ बोल रही होती है कि पक्का से ये किंजू है जो कि रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे आई है। आंटी बोल रही होती है कि फालतू बातें मत करो, वो मारी जा चुकी है, आखिर तुमसे रिवेंज लेने के लिए कैसे आ सकती है। सूफैन बोलता है क्या किंजू आखिर लड़की कौन थी। सूफैन सोच रहा होता मैं लगा ही था कि यहाँ पे किंजू के बारे में इस पूरी फैमिली को पता होगा, इनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं है। अंकल बोल रहे होते हैं मास्टर मैं आपसे यहाँ पे कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, कुछ सालों पहले मेरी बेटी ने काफी घटिया काम किया था। इसने गलती से अपने दोस्त को क्लिफ से धक्का दे दिया था जिसकी वजह से उसकी दोस्त मारी गई। किंजू बोल रही होती है अभी भी झूठ बोल रहे हैं, वो गलती नहीं थी, जियाओ ने जो भी कुछ किया था वो जानबूझ के किया था। सूफैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है मुझे क्लियरली बताओ वरना मैं तुम लोग की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अंकल बोल रहे होते ये सारी कहानी एक मैन की वजह से स्टार्ट हुई है। किंजू और मेरी बेटी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। जिस लड़के को जियाओ पसंद किया करती थी वो लड़का किंजू काफी पसंद किया करता था। फिर जब ये हाइकिंग करने गए तो इनमें आर्ग्यूमेंट हो गई और वो दोनों ही काफी गुस्से में थी। गुस्सा करते हुए जियाओ बोल रही होती है डैड फालतू बातें मत करिए, जो झैंग शुई है वो स्टार्टिंग तो मुझे पसंद करता है लेकिन वो जो किंजू थी ना वो एक नंबर की कमीनी थी, उसने यहाँ पे झैंग शुई को मुझसे चुरा लिया था। आंटी बोल रही होती है 6 साल बीत चुके हैं लेकिन आज वो तुम उस लड़के से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो, किंजू की मौत के बाद से ही वो तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करता। जियाओ बोल रही होती है कि झैंग शुई को लगता है कि वो मेरी बराबरी का नहीं है, इसी तो मेरी तरफ कभी देखता भी नहीं है। तभी अंकल आगे बढ़ते हुए जियाओ थप्पड़ मार देते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं कि अभी वक्त नहीं फालतू चीजों के बारे में बात करने का, अभी यहाँ पे जरूरी अपनी लाइफ को बचाना, मास्टर भाई हेल्प करने के लिए आए हैं ना कि यहाँ फालतू बातें सुनने के लिए। सूफैन बोल रहे होते हैं कि मिस्टर वांग सही कह रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे काम की बात ही करनी चाहिए। किंजू बोल रहे होते झैंग शुई हाँ मुझे वो याद है, सिर्फ और सिर्फ झैंग शुई के लिए इसने मुझे मार दिया था। अंकल बोल रहे होते देखिए मास्टर जो मर गया वो तो मर गया और जो जिंदा है वो जिंदा है, इसी वजह से प्लीज आप हम लोगों को प्रोटेक्ट करिए, वो जो स्पिरिट है ना वो काफी खतरनाक है, वो हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सूफैन बोल रहा होता है कि किंजू को मरे हुए 3 साल ज्यादा हो चुके हैं, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि 3 साल में उसने आपके ऊपर अटैक ना किया हो, पर मैं देख सकता हूँ कि पूरी फैमिली कम्प्लीटली सेफ है। क्या आप लोग यहाँ पे किसी मैजिक वेपन का यूज कर रहे हो। अंकल बोल रहे होते हैं कि हाँ हमारे पास एक मैजिक वेपन है, जो जियाओ है ना उसे एमुलेट पहन रखा है और शायद उसी एमुलेट की वजह से हम पे अटैक नहीं होते। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या कि एमुलेट कहाँ से मिला आप लोगों को। अंकल बोल रहे होते हैं कि मास्टर किनियांग है जो कि यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उन्होंने हमको ये दिया था। सूफैन सोच रहा होता है कि एमुलेट को देखते हुए मैं ये बात क्लियरली कह सकता हूँ, सच में इस वर्ल्ड के अंदर बहुत से कमाल के मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पे एवरेज स्पीड तक को मार सकते हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि एमुलेट काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक पाउडर है जो कि खत्म हो रहा है और इसी वजह से कुछ दिनों के अंदर ये अपने इफेक्ट को खो देगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो काफी अच्छी बात है कि टाइमली यहाँ पे आ गया, अब आपकी फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे मुझे इस एमुलेट को कुछ दिनों के लिए रखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे इसके ऊपर सही से रिसर्च कर सकूँ। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मास्टर अगर आपको ये एमुलेट चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आपने हमारी फैमिली को दिक्कत से बचा लिया ना तो आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, बस प्लीज आप मेरी फैमिली को खत्म होने से बचा लेना। सूफैन बोल रहा होता है कि 3 साल बीत चुके हैं और अभी तक जो किंजू है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई होगी और वो आपकी जान के प्रति तो भूखी हो चुकी है। मेरे पास एक सोल्यूशन तो है लेकिन उसके लिए आपको हामी भरनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वो तरीका काफी खतरनाक हो सकता है। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं कि प्लीज मास्टर बताइए क्या आपके पास में क्या तरीके हैं। सूफैन बोल रहा होता है किंजू को आपकी बेटी ने मारा था और किंजू को बदला भी आपकी बेटी से ही लेना है और क्योंकि यहाँ पे 3 साल बीत चुके हैं तो किंजू काफी पावरफुल बन चुकी है, तो इसी वजह से आपकी बेटी को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। अगर इस यहाँ पे सरेंडर कर दिया तो किंजू की नफरत थी वो काफी कम हो जाएगी और इस वजह से आप लोगों के पास कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपकी वांग फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बेटी को सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा वरना फिर आपकी वांग फैमिली कुछ नहीं बचा सकता।
जियाओ जियाओ बोल रही होती क्या हमें सरेंडर करना पड़ेगा। सुफैन बोल रहा होता है मिस्टर वांग क्या आप लोग के ऊपर है कि क्या अपनी फैमिली को बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मास्टर क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अगर आपको पैसा चाहिए ना तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुफैन बोल रहा होता है मिस्टर वांग आप बार बार पैसे की बात कर रहे हो, लगता है कि आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे आगे पैसे की कोई लालच नहीं है। मिस्टर वांग सुफैन को रोकते हुए बोल रहा होता है मास्टर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज आप हम लोग को छोड़ के मत जाइए। जियाओ जियाओ तुम्हें यहाँ पे सरेंडर करना ही पड़ेगा। जियाओ जियाओ बोल रही होती डैड मैं जेल नहीं जाने वाली, मेरी जगह जेल आप लोग को जाना पड़ेगा। आप तो कहते हो ना काफी कमाल के हो तो अपनी एबिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रहे। तभी अंकल खड़े होते हुए जियाओ जियाओ थप्पड़ मार देते हैं। अंकल बोल रहे होते सिर्फ तुम्हारी वजह से सब लोग दिक्कत में फंस चुके हैं, और अब जब यहाँ फैमिली को बचाने की बात आई तो तुम मना कर रही हो। जियाओ जियाओ बोल रही होती चाहे आप लोग कुछ भी क्यों ना कर लो मैं आप लोग की बात नहीं मानने वाली। आंटी बोल रही थी जियाओ जियाओ सभी लोगों को बचाने के लिए सरेंडर कर लो, तुम्हारा भाई काफी छोटा है तुम्हारे चक्कर में वही मर जाएगा। जियाओ जियाओ सभी लोगों को धक्का देते हुए कह रही होती है कि मैं ये काम नहीं करने वाली, चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मैं अपनी लाइफ स्टाइल नहीं करूंगी। मिस्टर वांग बोल रहे होते कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, अगर तुम भाग गई तो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जियाओ जियाओ बोल रही होती मुझे जाने दो, आप लोग की वजह से मैं जेल नहीं जाना। अंकल वांग बोलते कि मैंने इसे पकड़ लिया है पुलिस को कॉल करो। किंजू बोल रही होती कि पूरी फैमिली कितनी कमीनी है ना, सर्वाइव करने के लिए सभी लोग मरे जा रहे हैं। सुफैन बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो, क्या तुम्हें यहाँ पे ये सब देखने में मजा नहीं आ रहा है। एक फादर अपनी बेटी को जेल भेजने के लिए कितना इंसिस्ट कर रहा है, आगे जो पुलिस होती है वो उनके घर पे आ गई होती है। पुलिस वाला बोल रहा होता है कि आपने हम लोगों को क्यों बुलाया। अंकल वांग बोल रहे होते हैं ऑफिसर मैंने आपको बुलाया है, आज से 3 साल पहले किंजू नाम की एक लड़की थी जो एक क्लिफ से गिर गई थी, उसका मर्डर करने वाली और कोई नहीं मेरी बेटी जियाओ जियाओ थी। ऑफिसर शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं क्या आपकी बेटी ने मर्डर किया था। मिस वांग बोल रहे होते जियाओ जियाओ हमें ब्लेम मत करना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे यहाँ पे जेल जाने के बाद में हम सभी लोग बच जाएंगे और कम से कम तुम्हारा भाई और हम लोग सेफ लाइफ जी पाएंगे, तुम्हें को भी टेंशन मत करना, तुमसे मिलने के लिए हम लोग आते रहेंगे। जियाओ जियाओ बोल रही होती है ऑफिसर सिवा मैं गिल्टी नहीं हूँ, अपने दोस्त को मारने के बाद में मैंने इन लोगों को बता दिया था कि मैंने क्या किया है, और तकरीबन 3 साल से ये लोग मुझे बचा रहे हैं, तो ये हिसाब से तो ये लोग भी यहाँ पे गिल्टी हुए ना। मिस्टर वांग बोल रहे थे जियाओ जियाओ फालतू बातें मत करो, तुम्हारे इस घटिया काम के बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। जियाओ जियाओ बोल रही होती है आप लोग बचना चाह रहे थे ना, अब यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली साथ में डिस्ट्रॉय होगी। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है कि बाप ने अपनी बेटी के बारे में रिपोर्ट करी और बेटी अपने बाप के बारे में रिपोर्ट कर रही है, क्या यहाँ पे इस पूरे परिवार ने ड्रिंक कर ली है। दूसरा ऑफिसर बोल रहा होता है कि आज यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, क्या कमाल की फैमिली देख के मजा आ गया। सुफैन बोल रहा होता है कि आप सही बोल रहे हो ये जस्टिस है। 3 साल पहले जियाओ जियाओ अपनी दोस्त किंजू को क्लिफ के ऊपर ले गई और उसको धक्का देकर वहाँ पे मार डाला और उसके पैसे उसकी हेल्प करी इसे को छुपाने में। आज यहाँ पे इन लोग एक दूसरे से फाइट हो गई, तो इसी वजह से इन लोगों ने अपने अपने क्राइम को एक्सपोज कर दिया। इन लोगों ने जो बातें करी थी ना मैं रिकॉर्ड कर ली है और यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको सौंप रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग के हिसाब से केस को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरी फैमिली को बचाने वाले थे ना, तो आखिर इस रिकॉर्डिंग को इन लोगों को क्यों दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम कोई बहरूपिया हो। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम समझ ही गए, वैसे मेरा रियल नेम सुफैन है और मैं यहाँ पे किंजू की मौत का बदला लेने आया था। शौक होते हुए बंदे बोल रहे होते हैं क्या तुम बदला लेने आए थे, मतलब यहाँ पे तुमने हम सभी लोगों को बेवकूफ बनाया है। मिस्टर वांग बोल रहे होते मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम सभी लोग बेवकूफ बनकर जेल जा रहे हैं। जियाओ जियाओ बोल रही थी डैड ये सारी आपकी गलती है, आप शायद पागल हो गए थे जो कि इस बंदे की बात मान गए। पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते हैं बच्चे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे इस केस को सॉल्व करने में काफी बड़ी हेल्प करी है। सुफैन बोल रहा होता है कि ये करना तुम्हें फर्ज बनता था। उन लोगों के पास जाने के बाद में सुफैन बोल रहा होता है किंजू आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आज तुम्हारा बदला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किंजू बोल रही होती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, 3 साल से मैं अपने गुस्से में जल रही थी लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे बहुत ही बुरा लग रहा है। सुफैन बोलता है क्या बुरा लग रहा है लेकिन क्यों। किंजू बोल रही होती है कि मेरे पास यहाँ पे कोई पर्पस नहीं बचा, ना ही मैं डिसअपियर हो रही हूँ और ना ही मेरे पास जीने का कोई पर्पस बचा हुआ है। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम एक इडियट हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारी हेल्प ऐसे ही नहीं करी है, मेरे इस हल्के बदले में तुम्हें लाइफ टाइम सर्व करोगी और ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल। किंजू बोल रही होती है ठीक है मास्टर आप जो ही बोले मैं वही क्या करूंगी, ये बोलते अपनी स्कर्ट को उतारने लगती है। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा काम करोगी तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। रोते हुए किंजू बोल रही होती है क्या हुआ मास्टर क्या मैं आपको पसंद नहीं आ रही हूँ। सुफैन बोल रहा होता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सुफैन सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने अपने साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रख लिया है, चलो कोई बात नहीं अब यहाँ पे जो भी कुछ हमें संभालना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे सुफैन के फोन पे किसी का कॉल आता है, सामने वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस टीवी का एक रिपोर्टर है जिसने आपके बारे में बहुत सारी फालतू बातें बोली है, वो लोग कह रहे हैं कि जो फॉर्चून टेलिंग करी थी वो सब फालतू चीजें थी, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज हम लोग को बताइए कि आखिर हम लोग क्या करें, हमारे कितना ही मना करने पे वो बंदा भाग ही नहीं रहा है। सुफैन बोल रहा होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं वहाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे वहाँ पे आने के बाद सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, किंतु चलो मेरे साथ में, तुमने जो यहाँ पे काम किया था ना तुम्हें वही काम करना है।
रिपोर्टर बोल रहा होता है कि जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, कल यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था जो एक बहुत बड़ा झूठा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो। वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरा नाम है यांग और मैं एक सीनियर रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग उस बंदे के बारे में बताने के लिए आया हूँ जो कि फॉर्च्यून टेलर बनने की एक्टिंग करता है। आप सब लोग मुझे फॉलो करते रहिए। जैसे ही वो मास्टर यहाँ पे आएगा मैं उसे एक्सपोज कर दूंगा। तभी एक बंदा बोला साइड में देखो, मास्टर सू आ गए। सारे बंदे बोल रहे होते देखने में ये बंदा काफी ज्यादा यंग है। आखिर इतने यंग बंदे के पास में इतनी कमाल की पावर्स कैसे हो सकती है। लगता है यहाँ पे रिपोर्टर यांग सच्ची कह रहा है, ये बंदा एक झूठा है जो कि यहाँ पे एक मास्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है। बैठते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि क्या आप सभी लोगों को यहाँ पे अपनी किस्मत के बारे में जानना है। आप में से पहले कौन आना चाहेगा। तभी रिपोर्टर यांग बोलता है कि पहले मेरे बारे में बताओ। सूफेन बोल रहा होता है कि आपको किस चीज के बारे में जानना है। रिपोर्टर यांग बोल रहा होता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, क्योंकि फिर मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि तुम गलत कह रहे थे। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बता जो किसी को पता ना हो। सूफेन बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा आसान है। सूफेन सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसे पता कि फ्यूचर के लिए मेरे पास कुछ प्लानिंग्स होगी, इसी वजह से इसने मुझसे फ्यूचर नहीं पूछा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसे टच करने का तो पता चल जाएगा क्या ये बंदा करना क्या चाहता है। रिपोर्टर यांग बोल रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि काम काफी ज्यादा ईजी है। मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हो और तुम्हें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कुछ ही बोल पाओ। सूफेन बोल रहा होता है कि ये चीज तो वक्त ही बताएगी। ये बोलते हुए सूफेन रिपोर्टर यांग की लाइफ को देखने लगता है। हमने तो रिपोर्टर यांग की मम्मी बोल रही होती है कि तुम काफी बदमाश बच्चे हो, जिसने कि अपनी पैन फिर सुसु कर दी। रिपोर्टर यांग के टीचर बोल रहे होते हैं यांग तुम एक बहुत ही बेकार लड़के हो जिसका दिमाग पढ़ने लिखने में कोई भी काम नहीं करता। रिपोर्टर यांग एक लड़की चेक करते हुए बोल रही होती है कि मेरे सामने कभी मत आना। ये सब कुछ होने की वजह से रिपोर्टर यांग ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी को भी अच्छी लाइफ नहीं जीने देंगे। इसी वजह से वो हर एक पॉपुलर इंसान को काफी टारगेट करते हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि इस बंदे की लाइफ तो काफी खतरनाक रह चुकी है। रिपोर्टर यांग बोल रहे होते तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे चुपचाप से मान लो कि तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी धीरज नहीं है। तुम्हारा नाम है ली यांग और तुम्हारी एज है 34 साल। कोंगा सिटी में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे फादर एक रेस्टोरेंट के ओनर थे, वही तुम्हारी जो मदर थी वो हॉस्पिटल में काम किया करती थी। रिपोर्टर यांग बोल रहे होते हैं कि लगता है कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने वाला हूँ, इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में तुमने पहले जानकारी ले ली थी। तुमने यहाँ पे जो चीजें बताई है ना वैसे कुछ खास नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको चीजों के बारे में पता है। मुझे कुछ खतरनाक जानना है जो किसी को पता ना हो। सूफेन बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारी खतरनाक चीजों को सभी के सामने बोल सकता हूँ। रिपोर्टर यांग बोल रहे होते हैं क्या सभी लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे काफी घबरा रहे हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं मास्टर सू अब स्किल दिखाइए। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम 13 साल की एज तक डायपर पहना करते थे, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही एक दिक्कत थी, तुम पहले सुसु कर दिया करते थे और तुम्हारी मॉम इस चीज की वजह से काफी परेशान हो गई थी। चाइनीज मेडिसिन लेने के बाद में तुम ठीक हुए हो। अपने फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम के अंदर तुमने चीटिंग करी थी और तुम्हें तुम्हारे टीचर ने पकड़ भी लिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुमने चीटिंग नहीं करी है। कॉलेज के अंदर तुमने 12 लड़कियों को प्रपोज किया है, लेकिन उन 12 की 12 ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और तुमसे लोगों ने ये भी कहा था कि आजकल तुमने शक्ल मत दिखाना, तुम्हें लड़कियों के ऊपर स्पाई करना काफी ज्यादा पसंद है और तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर तुमने बहुत ही कमाल की फिल्म छुपा रखी है जिसका नाम है जर्नलिस्ट सेल्फ कल्टीवेशन और उसका पासवर्ड है 5269। कि ये सब काफी रहेगा या फिर और कुछ बता दूं। यांग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या सच में तुम कोई ह्यूमन ही हो। सूफेन बोल रहा होता है कि जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं पक्का से ह्यूमन ही होऊंगा ना। वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये मास्टर तो काफी कमाल के हैं। यहाँ पे बैठे बैठे इन्होंने इस बंदे के बारे में सब कुछ बता दिया। सूफेन बोल रहे होते हैं कि वैसे मैंने तुम्हारा फ्यूचर भी देख लिया है, यहाँ जाने के बाद में चलते तुम्हारा ख्याल रखना, हो सकता है चलते जाते तुम कहीं गिर जाओ। रिपोर्टर यांग बोल रहे होते हैं मास्टर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पे जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कोइंसिडेंस है। तभी किंदू यांग के पीछे आते हुए उसे वहीं पे गिरा देती है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या कमाल की पावर है। मास्टर के बोलने के बाद में ये यहीं पे गिर गया। मास्टर प्लीज हमें हमारा फ्यूचर बताइए। सूफेन बोल रहा होता है ठीक है आप सभी लोग लाइन लगा लो, यहाँ पे करके मैं सभी लोगों को चेक कर लूंगा। सीन चल होता है हम देखते हैं यान यूरू को, जिसकी मेट बोल रही होती है मिस आपको कुछ खा लेना चाहिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे ही करती रहोगी ना तो आप पक्का से बीमार पड़ जाओगी। आप शिप पे एक रैंडम से बंदे से मिली थी, उसे इंटरनेट में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यान यूरू बोल रही होती है कि मुझे भूख नहीं है, तभी उसे इंटरनेट पे सूफेन की न्यूज मिल जाती है। यूरू सोच रही होती क्या मैं सिटी में कोई फॉर्च्यून टेलर है, मुझे उसके पास में आकर देखना चाहिए क्या कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। सीन चेंज होता है हम देखते हैं सूफेन को जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वही ब्रदरहुड बाकी लोग डोर पे कान लगा खड़े होते हैं। ब्रदरहुड बोल रहे होते हैं आखिर मिस्टर सू के साथ में हुआ क्या है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे तो कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा, वो अंदर काफी आराम से आराम कर रहे हैं। ब्रदरहुड बोल रहा होता है कि पूरे ऑफिस के अंदर वो अकेले ही है, आखिर यहाँ पे अकेला आने का क्या ही मतलब बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे मिस्टर सू है वो काफी डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि मैं ऐसा कि जिन लोगों के पास में कम एज में पैसा आ जाता है वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं और शायद मिस्टर सू के साथ में भी यही काम हुआ है, वो अपनी लाइफ से काफी थक चुके हैं।
वहीं अंदर हम देखते हैं किंजू को, जो कि सूफेन की मसाज कर रही होती है। किंजू बोल रही होती है, मास्टर आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आखिर आप रास्ते पे बैठ के फॉर्चून टेलिंग क्यों करते हो? आपको ये सारे फालतू काम अपने साथियों को दे देने चाहिए। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं थका हुआ था, इसी से मैंने आज के दिन में सिर्फ 3 बंदों को चेक किया है। सूफेन सोच रहा होता है कि मैं इंटरनेट पे काफी फेमस हो चुका हूँ, लेकिन अब तक मेरे सिस्टर ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं और भी फेमस बन सकूं। तभी कमरे में टीगो एंटर करते हुए बोल रही होती है, मिस्टर सू एक दिक्कत आ गई है। सूफेन बोल रहा होता है, क्या हुआ मुझे आराम से बताओ। तभी टीगो सूफेन को एक बंदे की फोटो दिखाती है। सूफेन बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है और इसे मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है। टीगो बता रही होती है कि इस बंदे का नाम है झू चेंगजुआन, जो कि जियांगजू प्रोविंस का एक बहुत ही फेमस मास्टर है। सभी लोग कहते हैं कि मेटाफिजिक्स के अंदर इसने मास्टरी कर रखी है और इसकी जो फेस रीडिंग स्किल्स हैं वो भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो कि इसे जाना पसंद करते हैं और ये यहाँ पे आपको टारगेट कर रहा है। इसका एक बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड रह चुका है, जिसको भी यहाँ से टारगेट किया वो नहीं बचा। ये उस बंदे को कैसे भी करके एक्सपोज कर ही देता है और इस वजह इसने आपको चुना है, तो पता नहीं आपके साथ में क्या होगा। सूफेन बोल रहा होता है ये बंदा मेटाफिजिशियन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मिलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। टीगो बोल रही होती है, बॉस को डर नहीं लग रहा क्या पकड़े जाएंगे? सूफेन बोल रहा होता है कि मैं डरूंगा क्यों, ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे मेरी फेम काफी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी कमाल की अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं कर सकता। टीगो बोल रही होती है, बॉस आप फॉर्चून टेलिंग करने के लिए अपना रूप बदल के जाते हैं, अगर यहाँ पे इस बंदे ने पहचान लिया कि आप रियलिटी में कौन हो तो फिर तुम्हारी कंपनी के लिए काफी दिक्कत आ जाएगी ना। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का प्लान है, मेरे प्लान से बंदा भी नहीं बच पाएगा। टीगो बोल रही होती है, मास्टर अपना ख्याल रखिएगा। तभी किंजू आगे जाते हुए टीगो की स्कर्ट को ऊपर कर देती है, जिसको देखने के बाद सूफेन की नाक से खून निकल गया होता है। शर्माते हुए टीगो सोच रही होती है कि बॉस ने क्या किया। वही किंजू बोल रही होती है, मास्टर आपको देख के मजा आया ना। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं क्लियरली बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। बाहर खड़े बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं कि हमारे जो बॉस है वो तो काफी बदमाश है, वो हमेशा लोगों को परेशान करते रहते हैं। आगे हम देखते सूफेन फॉर्चून टेलिंग करने के लिए रास्ते पे आ गया होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। किंजू बोल रही होती है, मास्टर अब जो मैं थोड़ी देर पहले किया था क्या वो अच्छा लगा? अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए काम बाकी लोग के साथ भी कर सकती हूँ। सूफेन बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आज हमें मास्टर झू आए हैं, ये यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोविंस के सबसे बेस्ट मेटाफिजिशियन है। मास्टर झू बोल रहे होते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि वो बंदा इतना फेमस कैसे हो रहा है, लगता है कि यहाँ पे सिटी के अंदर एक भी अच्छा मास्टर नहीं है। आज मैं यहाँ पे इन सभी लोगों को प्रूव कर दूंगा कि मास्टर सू एक फ्रॉड है। जो चलते हुए मास्टर झू जा रहे होते हैं तभी किंजू उनकी बॉडी में घुस जाती है और उनको धक्का देते हुए वहीं पे गिरा देती है। सूफेन बोल रहा होता है कि आपको क्या हो गया, क्या आपने करा तो काफी ड्रिंक कर ली थी जो क्या लड़खड़ा रहे हैं। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि मास्टर झू को यहाँ पे बेस्ट फिजिशियन कहा जाता है, लेकिन इन्होंने घर से निकलने से पहले खुद का फॉर्चून नहीं देखा था, जो कि यहाँ पे आने के बाद में सभी के सामने गिर गए। चिढ़ते हुए मास्टर झू बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे गलती से गिरा हूँ, तुम लोग को फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, और लड़के तुझे तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, तू यहाँ पे सभी लोग के साथ में फ्रॉड कर रहा है। सूफेन बोल रहा होता है, किसने कहा कि मैं एक फ्रॉड हूँ, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे एक्सपोज करने के लिए आखिर आप क्या करने वाले हो। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि तुम एक कचरा हो और तुम्हारा ऐसा कचरा इंसान किसी कुछ नहीं बता सकता, आज हमारे मास्टर तुम्हें एक्सपोज कर देंगे क्या कि रियलिटी में तुम कौन हो। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे भी जानना है कि मुझे एक्सपोज करने के लिए आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। मास्टर जो बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि किसके पास में कितने डिवाइन पावर्स हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या कि तुम्हें क्या जानना है। मास्टर जो बोल रहे होते हैं कि जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे हाथ के ऊपर एक स्कार है, मुझे बताओ कि स्कार आखिर कहाँ से आया था। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या हाथ के बारे में बताना है, ये तो काफी मुश्किल होने वाला है, और यहाँ पे जो स्कार ये तो काफी हल्का ही पड़ चुका है, आखिर जो मास्टर सू है वो इसके बारे में कैसे बताएंगे। सूफेन बोल रहा होता है ये बताना तो काफी सिंपल होने वाला है, फटाफट से मुझे अपना हाथ दो। मास्टर सू बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे काफी टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो, लड़के मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा तो मैं टाइम वेस्ट मत करो, क्लियरली यहाँ पे सभी लोगों से कह दो कि तुम एक फ्रॉड हो और अपने स्टॉल को लेकर ऐसे निकल जाओ। सूफेन बोल रहा होता है कि जब तुम 3 साल के थे तो तुम माउंटेन्स पे गए थे, और तुम जब वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे थे तो तुम्हारा हाथ एक्स पे पड़ गया और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे चोट भी लग गई थी, और ये निशान उसी चीज का है। शौक होते हुए मास्टर झूठ बोल रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या मास्टर सू ने चीज के बारे में बता दिया, क्या जो हमारे मास्टर सू है कहीं वो गॉड तो नहीं ना जो कि उनको हर चीज के बारे में पता है। मास्टर झूठ बोल रहे होते हैं कि नहीं तुमने यहाँ पे गलत कहा है, जब मैं 3 साल का था तो मैं लकड़ियाँ नहीं काट रहा था बल्कि मैं वहाँ पे फ्रूट्स काट रहा था, लड़के तुमने यहाँ पे बताने में गलती कर दी है और तुम अपनी बातों से पीछे भी नहीं जा सकते। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम एक नंबर कमीने हो जो कि यहाँ पे झूठ कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे सभी लोग बेवकूफ हैं जो कि तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लेंगे। मास्टर बोल रहे होते कि नहीं मैं कहने का वो मतलब नहीं था।
सुफैन बोलता है कि अब मेरी टर्न है। मैं तुमसे यहाँ पे काफी इजी सवाल पूछने वाला हूँ। मुझे बता कि मेरी शादी कब होने वाली है। मास्टर जू बोल रहे होते हैं कि इस चीज में तुम पक्का से हारने वाले हो। शादियों के बारे में प्रेडिक्शन करने में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ। मेरी गाइडेंस पाने के बाद में ऐसे बहुत सारे लोग जो कि अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इसमें तो मैं फेल हो ही नहीं सकता। बस तुम्हारे हाथ को देखने के बाद में मैं सबको बता दूंगा। तभी सुफैन का हाथ को देखते हुए वो काफी शौक हो जाते हैं। मास्टर जू बोल रहे होते हैं, बच्चे क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। सुफैन बोल रहा होता है 20 मार्च 2001। सुफैन सोच रहा होता है इस बंदे को क्या हो गया, आखिर इतना पोलाइटली बात क्यों कर रहा है। मास्टर जू बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो झुकते हुए कहते हैं कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आखिर आप कौन हो और मैंने ये सब फालतू बातें कर दी। उम्मीद है कि आप जूनियर को पक्का से माफ कर दोगे। सुफैन सोच रहा होता है इस बंदे को क्या हो गया, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। मुझे लगा था कि मैं फ्यूचर बताने में ये बंदा मेरी काफी सारी हेल्प कर सकता है, लेकिन ये तो यहाँ पे ऐसे डर गया है। मास्टर जू बोल रहे होते हैं सीनियर मैं आपसे हार मान रहा हूँ। सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या मास्टर जू ने हार मान ली। आखिर उन्होंने मास्टर सू के हाथ में से देख क्या लिया है। लगता है कि हमारे मास्टर सू एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। सुफैन बोल रहा होता है कि पहले मुझे बताओ क्या कि तुमने क्या देखा है। तुम्हारे जाने के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारी जो प्रेडिक्शन है वो सही या फिर गलत। मास्टर जू बोल रहे होते हैं क्या मैं कह दूं। सुफैन बोलता है कि हाँ अभी कभी कहो। मास्टर जू बोल रहे होते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। अब से मैं अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखूंगा और कभी भी किसी को फॉर्च्यून नहीं बताया करूंगा। मैं आपसे एक काम क्विट कर रहा हूँ। सुफैन सोच रहा होता है इस बंदे ने ऐसा क्या देख लिया है जो कि डर के मारे यहाँ से भाग गया। अब यहाँ पे सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग सुफैन को घूर रहे होते हैं। सुफैन बोल रहा होता है कि प्लीज आप सभी लोग शांत हो जाइए। पता नहीं जो मास्टर जू है वो यहाँ से भाग क्यों गए, पर मैं आप सभी लोगों को कह सकता हूँ कि मैं इतना कोई ग्रेट इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ फॉर्च्यून बताना जानता हूँ और कुछ नहीं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं मास्टर तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपको देखने के बाद में हम लोग कह सकते हैं कि आप काफी ग्रेट पर्सनैलिटी हो, प्लीज हमको हमारे फ्यूचर के बारे में बता दीजिए। तभी वहाँ पे भीड़ की वजह से सुफैन को भागना पड़ जाता है। सुफैन बोल रहा होता है कि इतनी हाइप तो काफी रहेगी, लगता है कि आज के बाद में मुझे कभी स्टॉल नहीं खोलना पड़ेगा। किंजू बोल रही होती है मास्टर आप तो काफी कमाल के हो, आपको वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था लेकिन आप सभी लोग के बीच में आराम से निकल के आ गए। सुफैन बोल रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैं किंग ऑफ किलर्स हूँ, मेरे लिए ये काम करना काफी आसान था। तभी सुफैन के पीछे कोई आ जाता है। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। यान यूरोप बोल रही होती है कि आप तो मास्टर सू हो ना। सुफैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हें मुझसे क्या काम था। सुफैन सोच रहा होता है तो वही लड़की है ना जो कि मैं शिप पे मिली थी, आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। और लगता है कि मैं देखने के बाद में भी ये मुझे पहचान नहीं पा रही कि मैं वही लड़का हूँ। यान यूरोप बोल रही होती है मास्टर मुझे किसी को ढूंढना है, क्या उस बंदे को ढूंढने में आप मेरी हेल्प कर सकते हो। सुफैन बोल रहा होता तुम किसको ढूंढ रही हो, तुम मुझे उस बंदे की बर्थ डेट बता दो। यान यूरोप बोल रही होती है कि मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं ये भी नहीं जानती कि उसका नाम क्या है, लेकिन मेरे पास उस बंदे की एक पोर्ट्रेट पिक्चर है, शायद ये आपके काम आ जाए। ये बोलते हुए सुफैन को उसी की फोटो दिखा देती है। यान यूरोप बोल रही होती है क्या इस फोटो का यूज करते हुए आप मुझे बता सकते हो कि ये बंदा कहाँ पर है। किंजू बोल रही होती है मास्टर ये आपसे मिलने के लिए काफी दूर से आई क्या, आपको मेरी रियलिटी को शो कर देना चाहिए कि यहाँ पे है। तभी सुफैन अपना चश्मा उतारते हुए बोल रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कम से कम तुम्हें तो शो कर ही सकता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। लगता है कि जो मैं रूप बदलना है वो काफी काम का था तो मुझे पहचान नहीं पाई। यान यूरू बोल रही होती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारा वीडियो देखने के बाद से ही मैं तुम्हें पहचान लिया था। सुफैन सोच रहा होता है बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिर ये लड़की मेरे पास में आई क्यों है, मैं इसे मना कर दिया था ना कि मुझे फॉलो मत करना। यान यूरू बोल रही होती मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे, क्या तुम रियलिटी में एक फॉर्च्यून टेलर हो। सुफैन बोल रहा होता है कि वैसे ही मेरी हॉबी है। वैसे मिस यान क्या मुझसे कोई काम था जो कि अपने ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। यान यूरू बोल रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं था, लास्ट टाइम शिप पे मैं किसी को बताया बिना गई थी, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, और अगर वहाँ पे तुमने मुझे रेस्क्यू नहीं किया होता तो मैं पक्का से फंस गई होती, तो इसी वजह से मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। सुफैन बोल रहा होता है कि मैं तो आपको उसी ने कह दिया था कि शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या आपको इसके अलावा कोई और भी काम था। किंजू सोच रही होती है कि जो ये मेरे मास्टर हैं ये कितने बड़े बेवकूफ हैं। यान यूरी बोल रही होती मुझे ये भी जाना था कि आप किसी को पसंद करते हो। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि क्रूज में मेरे साथ में एक लड़की भी थी, असल में वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे कांटेक्ट करना। यान यूरो बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी, मुझे लगा ही था कि तुम्हारा ऐसा इंसान अकेला नहीं हो सकता। सुफैन बोल रहा होता है कि हाँ मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। यान यूरो बोल रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब तो क्लियर होता है कि तुम्हें शादी नहीं हुई। सुफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें एज देख के लग रहा है कि मैं अभी शादी करूंगा। यान यूरो बोल रही होती है कि तो काफी अच्छी बात है, मेरे पास अभी भी एक चांस है, फिलहाल के लिए मैं वापस जा रही हूँ लेकिन मैं तुझसे मिलने के लिए आती रहूंगी। किंजू बोल रही होती है मास्टर सच में आप काफी ज्यादा लकी हैं। सुफैन बोल रहा होता है पता नहीं लड़की कहाँ से आ गई थी। सुफैन सोच रहा होता है कि तो काफी ज्यादा अजीब बात है, अभी मेरे पास में इतना फॉर्च्यून टेलर आया था जो कि यहाँ से हार मान के वापस भागा है,
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं दी है कि अभी तक जो मेरा टास्क तो कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है मास्टर आप चाय पी लीजिए। वो मास्टर बोल रहे होते हैं कि तुमने मुझे इतनी दूर से इनवाइट किया था सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के लिए, आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बंदा झुकते हुए कह रहा होता है मास्टर किंग यान आपको मेरी फैमिली को बचाना होगा। वो जो मेरा सूफैन था ना उसने मेरे पेरेंट्स को और मेरी बहन को जेल में डलवा दिया है। प्लीज आप यहाँ पे ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि हम लोग को जस्टिस मिल जाए, वरना मेरी पूरी फैमिली जेल में ही रहेगी। मास्टर किंग यांग बोल रहे होते हैं कि तुमने फोन पे कहा था कि उस कमरे सूफैन के आसपास में घोस्ट है और उसी घोस्ट की वजह से तुम्हारी फैमिली डर गई थी। वो बंदा बोल रहा होता है हाँ मास्टर, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि सूफैन के पास में घोस्ट है और वो घोस्ट और कोई नहीं बल्कि किंजुआ घोस्ट है जो कि रिवेंज लेने में उसकी हेल्प कर रहा था। मास्टर किंग यान बोल रहे होते हैं क्या वो सूफैन को ऑटो डिविनेशन आता है क्या। वांग बोल रहा होता है मास्टर वो कॉलेज के अंदर मेरा क्लासमेट हुआ करता था और सभी लोग कहा करते थे कि वो बंदा काफी ज्यादा गरीब है, लेकिन फिर अचानक से उसकी किस्मत बदल गई और वो डे बाय डे काफी ज्यादा पावरफुल बनता गया। लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि वैसा कोई पावरफुल मास्टर भी है। उसने कॉलेज के अंदर कोई फॉर्चून टेलिंग नहीं करी थी। मास्टर किंग यान बोल रहे होते हैं क्या वो तुम्हारा क्लासमेट है, तो आगे इसको किंजू के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि किंजू की मौत तो 3 साल पहले हुई थी ना। किंजू के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था, तो इसका मतलब किंजू की घोष ने सूफैन से बात करी है और जस्टिस मांगा था। वांग बोल रहा होता है क्या वो कभी ना घोष से कॉन्टेक्ट कर सकता है, लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मास्टर किंग यांग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी सिटी के अंदर एक मास्टर सू है जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। किंग यांग बोल रहा होता है कि मैं सोशल मीडिया पे उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन रियल लाइफ में मैं उनसे नहीं मिला हूँ और ना ही मैं उनको जानता कि रियलिटी में कौन है। मास्टर किंग यांग बोल रहे होते हैं कि मेरा मानना है कि सूफैन और मास्टर सू एक ही बंदे हैं। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन कौन है। अगर यहाँ पे ऐसी एक भी एविल स्पिरिट है जो कि लोगों को परेशान कर रही है तो मैं उसे पक्का से खत्म करूंगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है। और वो जो मेरा सूफैन है घोष का साथ दे रहा है वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो उसे भी यहाँ पे रोकना काफी जरूरी हो चुका है। एक काम करो, तुम मुझे सूफैन से मिलाने के लिए लेके चलो, मुझे उससे बात करनी है कि आखिर वो कैसा इंसान है। वांग बोल रहा होता है को शुक्रिया मास्टर मेरी हेल्प करने के लिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूफैन को जो कि फिशिंग कर रहा होता है। एना बोल रही होती है सूफैन हम लोग को यहाँ पे आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे तुम्हारे रॉड में एक ही फिश नहीं आई, आखिर हम लोग यहाँ पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है फिशिंग करने में काफी टाइम लगता है, इसी वजह से हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए, जल्दी तो मेरी फिश है वो यहाँ पे आने ही वाली होगी। तभी वहाँ पे वांगटेंग आते हुए बोल रहा होता है मास्टर वो देखिए वो सूफैन वहाँ पे फिशिंग कर रहा है। एना बोलती है वांगटेंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वांगटेंग बोल रहा होता है सूफैन तू एक नंबर का कमीना है, तूने पहले मुझसे मेरी गॉडेस को छीन लिया और अब तू मेरी फैमिली को जेल में डलवा दिया है, आज भी तुझे यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, अब तू नहीं बचेगा। मास्टर सोच रहे होते क्या मैं यहाँ पे बच्चों की फाइट देखने के लिए आया था, चलो देखते ये बच्चा मैं सच कह रहा था कि नहीं, क्या यहाँ पे कोई घोस्ट है भी कि नहीं। ये बोलते वो अपनी ये यांग से यूज कर लेते हैं और वो किंदू को देखते हुए बोल रहे होते कि हाँ यहाँ पे घोस्ट है जो कि दिन के उजाले में भी काफी आराम से ट्रेवल कर पा रही है। शौक होते हुए सूफैन बोल रहा होता है क्या जिया जिया तुम्हारी बहन थी। सूफैन सोच रहा होता मुझे लगा था कि मैं उस बंदे से मिलूंगा जिससे कि मिलने के बाद में मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे उस कमीने वांगटेंग से फिर से मिलना पड़ेगा। ये मेरी कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा राइवल रह चुका है और मेरी लाइफ में ज्यादातर दिक्कतें इसी कमीने की वजह से थी। वांगटेंग बोल रहा होता है कि तुझे मास्टर बनने का काफी शौक है ना, इसी से तो ड्रेस चेंज करके सभी लोग को बेवकूफ बनाता है। मैं यहाँ पे एक असली मास्टर को लेके आया हूँ, इनका नाम है मास्टर किन यांग। अब देखते हैं कि इनके सामने तो कैसे अर्गन बन सकता है। घबराते हुए किंजू बोल रही होती है मास्टर सामने जो मास्टर है ना वो देख सकते हैं। सूफैन बोल रहा होता है इसका मतलब तो क्लियर होता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसके पास में साइकिक पावर्स है। सूफैन बोल रहा होता है मास्टर किन यांग क्या ये आपका है। दूर हटते हुए किंजू बोल रही होती है मास्टर इसको बाहर मत निकालिए। मास्टर किन यांग बोल रहे होते हैं कि ये तो मेरी पावर का सिर्फ 5% है, अब तुम देखने वाले मेरी रियल पावर को। ये बोलते हुए किंजू को अभी तक खींचने लगते हैं। किंजू बोल रही होती है मास्टर मुझे बचा लीजिए, तो अभी जहाँ पे सूफैन होता है वो किंजू को बचा लेता है। वही है ना सोच रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे ये मास्टर और सूफैन हवा में फाइट कर रहे हैं। मास्टर किन यांग बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्या कि तुम कौन सेक्ट से बिलोंग करते हो या फिर तुम्हारे मास्टर कौन है, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं तुम एक एविल स्पिरिट को नहीं बचा सकते। सूफैन बोल रहा होता है क्या एविल स्पिरिट, लेकिन एविल स्पिरिट है कहाँ पर। मैं आपसे यही बोलूंगा ज्यादा दिक्कतें मत करिए क्योंकि आपकी ये दिक्कतें करना आप पे भारी पड़ सकता है। मास्टर किन यांग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम्हें धमकी दे रहे हो, तुम्हें लगता है मुझे हराना काफी आसान होने वाला है। तभी हमें ब्रदर हुआ बाकी लोग आते हुए उन लोगों के सर पे बंदूक रख देते हैं। ब्रदर हु बोल रहे होता है अगर तुम हिले ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा। सूफैन बोल रहा होता है मास्टर ताविस्ट वक्त काफी बदल चुका है, मुझे आज देखना है क्या कि मास्टर पावरफुल है या फिर मेरी गन्स। मास्टर किन यांग बोल रहे होते लड़के तुम यहाँ खुद को मत, मैं यहाँ पे गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी पावर्स है। ब्रदर हु बोल रहे होते अगर तुम फालतू बोलोगे ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
वैसे भी यहाँ पे पास में ही रिवर है, मैं तुम्हें यहाँ पे डंप कर दूंगा, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ पे आए थे। घबराते हुए मास्टर किनयांग बोल रहे होते अच्छे इंसान फिर ऐसा मत करना, मैं आज तक कोई बुरा काम नहीं किया तो मुझे मत मारो, मैं तो मजाक कर रहा था, ह्यूमन के लिए गन के सामने टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वांग टेंग बोल रहा होता है मास्टर आप एक डरपोक नहीं हो, आप तो एक ताओइस्ट हो ना, तो ये बुलेट साहब क्या ही बिगाड़ लेंगी। चिढ़ते हुए मास्टर किनयांग बोल रहे होते क्या तुम चाहते कि मैं मारा जाऊं, मैं यहाँ कोई इमॉर्टल नहीं हूँ जो कि बुलेट से कुछ नहीं होगा, अगर मुझे अब एक गोली पड़ गई ना तो मैं यही मर जाऊंगा, और तुम्हारे लिए मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। सू फैन बोल रहा होता है वांग टेंग कॉलेज की लाइफ के तुमने भी काफी दिक्कतें खड़ी करी है, लेकिन उन सारी चीजों के लिए मैं तुम्हें माफ कर दिया था, पर तुम मुझे पिटवाने के लिए एक प्रीस्ट को यहाँ पे लेके आए थे, लगता है कि आज मुझे यहाँ पे हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा। वांग टेंग बोल रहा होता है प्रेसिडेंट सू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी भी नहीं करूंगा, वैसे भी अब मेरे पास में कोई नहीं बचा, मेरी जितनी फैमिली तो जेल में है, तो कम से कम इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सू फैन बोल रहा होता है एना तुम्हारा क्या कहना है। एना बोल रही होती तुम्हारी जो मर्जी करे तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे इस बंदे का चेहरा फिर से नहीं देखना, हमारे स्कूल के अंदर काफी ज्यादा एरोगेंट था और तुम्हारे साथ तो कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करता है। सू फैन बोलता है ब्रदरहुड इसको भी पुलिस के पास में लेकर चले जाओ, और कहते ना कि इसको भी केस के बारे में सब कुछ पता था और इसने भी अपनी बहन की हेल्प करी है। वांग टेंग बोल रहा होता है लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ब्रदर सू मुझे प्लीज जाने दीजिए। सू फैन बोल रहा होता है मास्टर किनयांग आप टेंशन मत लो, मैं काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों को ऐसे ही नहीं मारता, आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मास्टर किनयांग बैठते हुए बोल रहे होते कि मैंने गेस कर लिया था कि आप ही वो मास्टर सू हो जो कि फिलहाल काफी ज्यादा फेमस हो रहे हो, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोफाउंड हो, तो मैं तो तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता, तो फिर आके तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। सू फैन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ तो आज से आधे महीने पहले ही मैं भी बाकी लोगों की तरह ही था, मेरा भी यही माता कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन किंजू से मिलने के बाद में मेरी आंखें खुल गई और मुझे पता चला कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक घोस्ट भी हैं। शौक होते हुए मास्टर किनयांग बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ आधे महीने पहले, आखिर तुम्हारे पास में पावर्स आई कहाँ से। सू फैन बोल रहा होता है कि आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि आखिर मुझे पावर्स कहाँ से मिली है, मुझे यहाँ पे कल्टीवेटर्स के बारे में सब कुछ जानना है, स्पेशली इमोर्टल्स के बारे में, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं और आखिर जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। मास्टर किनयांग बोल रहे होते हैं कि तुम इमोर्टल कल्टीवेटर के बारे में क्यों पूछ रहे हो। सू फैन बोल रहा होता है कि आप लोग की इंडस्ट्री में मैं अभी जस्ट ही आया हूँ और मुझे ये बात जानने की आखिर कल्टीवेट करके मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इमोर्टल्स कितने पावरफुल होते हैं। मास्टर किनयांग बोल रहा होता है मिस्टर सू मेरे हिसाब से आपने काफी सारी नोवेल्स पढ़ ली है, कल्टीवेशन एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है जो किसी भी नॉर्मल इंसान समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अगर मुझे इमोर्टल्स के बारे में पता होता तो मैं आपके लोगों से हारता ही क्यों, मैं भी यहाँ पे सभी लोगों को हरा चुका होता। जो हमारा ताओइज्म होता है वो एक एंशिएंट आर्ट है, इसका यूज करते हुए हम लोग डीमन और घोस्ट को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को पता है वो काफी लो लेवल की टेक्निक्स हैं, जो हाई लेवल की टेक्निक होती है वो बेहद ही पावरफुल होती है और उनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। सू फैन बोलता है कि आपको तो पता ही है कि जो किंजू थी वो बिल्कुल ही बुरी नहीं थी, फिर भी आप बार बार इसको पकड़ना ट्राई क्यों कर रहे थे। मास्टर किनयांग बोलता है कि ये वाला घोस्ट काफी स्पेशल है, मुझे इसको पकड़ के इसके ऊपर स्टडी करनी थी, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किसी घोस्ट के लिए शेप लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ऊपर से इस घोस्ट के पास में सोल बॉडी भी है, कोई भी नॉर्मल घोस्ट सनलाइट में बाहर नहीं निकल सकता और लोगों को सनलाइट से काफी डर भी लगता है, लेकिन ये वाली घोस्ट बिल्कुल किसी इंसान की तरह आराम से ट्रेवल कर पा रही है और इसे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं आ रही। सू फैन बोल रहा होता है क्या तो काफी हद तक मेरी तरह ही है, मैं भी यही सोच रहा था क्या कि दिन में ट्रेवल कैसे कर पा रही है और इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जी पा रही है। रोते हुए किंजू बोल रही होती है मास्टर क्या आप मेरी रिसर्च करेंगे, मुझे फाड़ने वाले तो नहीं है ना, मैं काफी ज्यादा प्यारी घोस्ट हूँ प्लीज मत करना। सू फैन बोल रहा था कि टेंशन मत लो मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम मेरी पेट की तरह हो, आखिर में तुम्हें मार कैसे सकता हूँ। किंजू बोल रही होती है मास्टर सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो। गुस्सा करते हुए एना बोल रही होती है कि मास्टर और सर्वेंट के बीच में तो बहुत प्यार दिख रहा है। सू फैन बोल रहा होता है मास्टर किनयांग अभी क्लास वापस चले जाइए, मैं आपसे मिलने के लिए बाद में जरूर आऊंगा। मास्टर किनयांग बोल रहे होते क्या तुम्हें जाने दे रहे हो। सू फैन बोल रहा होता तो फिर आप क्या चाहते हो, क्या मैं आपको यहाँ से खाना खिला के भेजूंगा। मास्टर किनयांग बोल रहे होते कि नहीं मुझे लगा था कि तुम मुझे मारने वाले हो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास में इतना बड़ा दिल है कि तुम मुझे ऐसे जाने दोगे। मिस्टर सू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सू फैन बोल रहा होता है मास्टर किनयांग आप एक काफी अच्छे इंसान है जो कि एविल स्पिरिट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, एक इतने अच्छे इंसान को मैं नहीं मार सकता, मैंने आप अटैक भी इसी वजह से करवाए क्योंकि आप दुश्मन के साथ में थे, वरना फिर आपके मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सेम ही पाथ पर हैं, इसी वजह से हम लोगों को तो दोस्त बन के रहना चाहिए। रोते हुए मास्टर किनयांग बोल रहे होते हैं कि सच में आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपकी अच्छाई को देखते मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको नहीं होता फिफ्थ ताओइस्ट की वजह से हम पे कितनी दिक्कतें आ रखी है, हम लोग के पास में खाने के लिए पैसे तक नहीं होते, एक ताओइस्ट को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सू फैन बोल रहा होता है कि लगता है आप काफी दिक्कतों में हैं, मैं यहाँ पे सभी लोगों की तो हेल्प नहीं कर सकता पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से 1 मिलियन युआन दे रहा हूँ, इसका यूज करते हुए आपने कलीग्स की हेल्प कर सकते हो जो कि दिक्कतों में है, अगर आपको और भी पैसे चाहिए होना तो आप मेरे पास में आ सकते हैं, मेरे पास में बहुत सारे पैसे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मास्टर किनयांग बोल रहे होते कि जाने के बाद में मैं आपका स्टैचू बनाऊंगा,
सच में मिस्टर सू, आप एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। सू फैन सोच रहा होता है कितनी बेकार बात है कि इन मास्टर के पास इतनी कमाल की एबिलिटीज हैं, लेकिन बच्चे के पास में खाने तक के पैसे नहीं है। सू फैन एना से बोल रहा होता है कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। एना बोल रही होती है मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। सू फैन बोल रहा होता है कि तुम्हें जरा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जो किंजू है ना वो तो बस एक घोस्ट है, उसके साथ में रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं तो बस यहाँ पे उसकी हेल्प ही कर रहा था। एना बोल रही होती है कि तुम्हें काफी अजीब इंसान हो, तुम्हें समझना काफी मुश्किल है, वैसे मुझे यहाँ पे ये चीज ट्राई करनी थी। सूफेन बोल रहा हो तो तुम्हें शेफ किन शेनफेंग के रेस्टोरेंट में जाना है, पर तुम्हें पता ना कि शेनफेंग अभी इंटरनेशनल अवार्ड जीत के आया है, इसी वजह से इसके रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ चल रही है और हमारे को टेबल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। वैसे जगह देखने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और शेफिंग के रेस्टोरेंट के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है। एना बोल रही होती है लगता है हमें काफी देर तक वेट करना होगा। सूफेन बोलता है किंजू तुम यहाँ पे वेट करना, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। एना बोल रही होती सूफेन कि हम लोग वापस चलना चाहिए क्योंकि इतनी लंबी भीड़ की वजह से हमें आज तो खाने का मौका नहीं मिलेगा। सूफेन बोल रहा होता है वो ट्राई तो करते हैं, देखते क्या होता है हम लोग को जगह मिल जाए। फिर सूफेन एक बंदे के पास आते हुए कहता है ब्रदर क्या तुम मुझे अपनी सीट दे सकते हो, मैं तुम्हें इस प्लेस के लिए पे कर सकता हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है लड़के क्या तुमने पी रखी है, सुबह 6 बजे से ही मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, भले तुम मुझे यहाँ पे कितना पैसा क्यों ना दे दो, मैं ये जगह नहीं बेचने वाला। लड़की बोल रही होती क्या तुमको हम लोग दिखाई दिख रहे हैं, हम यहाँ पे सुबह से वेट कर रहे हैं, चाहे तुम हमें कितना पैसा ऑफर क्यों ना करो हम ऐसे नहीं हटेंगे। सूफेन बोल रहा होता है कुछ ही बोलने से पहले एक अमाउंट देख लो। अमाउंट देखने के बाद में वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं, फिर वो लोग पैसे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी जगह सूफेन को जाने देते हैं। एना बोल रही होती है सूफेन तुम तो बहुत कमाल के हो, तुम्हारी वजह से हमको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। उन दोनों लड़के की पीछे लड़की बोल रही होती क्या तुम पागल हो, मैं तुमसे कहा था कि सुबह जल्दी आ जाते हैं, अगर हम आज जल्दी आए होते तो सारा पैसा हमें मिल जाता, पर तुम्हारी वजह से हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। उस बंदे ने इन लोगों को खाने के लिए 2 मिलियन दिए हैं। एना बोल रही होती है कि हम लोग तो यहाँ नॉर्मल लोग बन के आए थे ना, तो तुमने यहाँ पे आने के साथ ही इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी सिस्टम बोलता है कि होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपने अपने टास्क को वक्त से पहले कंप्लीट कर दिया है, इसी वजह से आपको हमेशा के लिए साइकिक एबिलिटी मिल रही है और आपके पास में यहाँ पे एक मिस्ट्री गिफ्ट पैकेज भी है, क्या आप इसे ओपन करना चाहेंगे। सूफेन बोलता है कि इसे ओपन कर दो। सूफेन सोच रहा होता है शायद रिपोर्टर यांग ने अपना काम कर दिया, फाइनली मुझे यहाँ पे नई आइडेंटिटी मिलने वाली है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके लुक्स को 300% से बढ़ाया जा रहा है। अपने आप को देखते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि मैं तो पहले भी काफी हैंडसम दिखता था, तो आगे मैं लुक्स को इंक्रीज करने का क्या ही फायदा है। एना बोल रही होती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तुम्हें देखने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। सूफेन सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं काफी एना के साथ में बैठा हुआ था, पर मैं लुकिज्म वैल्यू बढ़ने के बाद में मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ। सच में सिस्टम तुम काफी कमाल के हो। वहाँ पे वेटर आते हुए बोल रहा होता है सर आखिर आप क्या खाना पसंद करोगे। सूफेन बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी हॉट डिश है, क्योंकि आज रात को मुझे यहाँ पे बहुत मेहनत करनी है, तो मुझे अच्छे खाने की काफी जरूरत है। वेटर बोल रहा होता है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुप्रीम सेट मेन्यू खरीद लीजिए, इसमें बनाया हुआ हर एक खाना शेफ शेनफेंग ही बनाते हैं। सूफेन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो ऑर्डर कर दो। शर्माते हुए एना बोल रही होती है कि तुम्हें कैसी मेहनत करनी है, फालतू बातें मत करो। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। सिस्टम बता रहा होता है कि अब आपको यहाँ पे नई आइडेंटिटी मिल रही है, आपकी आइडेंटिटी है ड्रैगन किंगडम के शेफ गॉड की, खाना बनाने के अंदर आप एक जीनियस हो। 5 साल पहले आप ड्रैगन किंगडम में अपीयर हुए थे और आपके अपीयर होने के बाद में ही केटरिंग इंडस्ट्री में आप एक गॉड बन गए। ड्रैगन कंट्री के अंदर आपने हर एक जगह ट्रेवल किया है और आपने वर्ल्ड के बहुत सारे टॉप शेफ को चैलेंज भी किया है, उनको हरा भी रखा है, पर किसी को भी नहीं पता है क्या क्या आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इसी वजह से आपको ड्रैगन किंगडम का शेफ गॉड कहा जाता है। लेकिन बहुत लंबे टाइम डिसअपीयर होने के बाद में अब आपके अपीयर होने का टाइम आ चुका है। आपको यहाँ पे हर टाइप की कुकिंग के अंदर प्रोफिशिएंसी मिल रही है और आप कहीं का भी खाना काफी आराम से बना सकते हो, आपको रेसिपी देखने तक की जरूरत नहीं है। आपका टास्क है कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है और उसे पूरे वर्ल्ड वाइड में काफी फेमस कर देना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। सूफेन सोच रहा होता है क्या मैं शेफ कोड बनने वाला हूँ, ये आइडेंटिटी तो काफी कमाल की है, मतलब मैं यहाँ पे अपने राइवल के रेस्टोरेंट में आ रखा हूँ। वेटर बोल रहा होता है कि शेफ शेनफेंग का मेन्यू आपके सामने आ चुका है, उम्मीद है कि आपको ये खाना काफी पसंद आएगा। खाना खाते हुए एना बोल रही होती है कि इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है। सूफेन तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते, तुम्हें पक्का से काफी पसंद आएगा। सूफेन बोल रहा होता है नहीं तुम खाओ, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। सूफेन सोच रहा होता है यहाँ पे आने से पहले मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन ये नई पावर्स मिलने के बाद में मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर आखिर मैं यहाँ पे बैठ के इस खाने की बुराई कैसे कर सकता हूँ। वही हम देते हैं शेफ शेनफेंग को, जो कि बोल रहे होते हैं कल के मुकाबले आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर बोल रहा होता है मास्टर शेन आपकी जो कुकिंग स्किल्स है ना वो काफी कमाल की है, पूरे वर्ल्ड ने खाने काफी तारीफ करी है और हमारे प्रोविंस के लोग कब से आपका वेट कर रहे थे। मैं तो माना कि जो शेफ गॉड है ना खाने के मामले में वो भी आपसे बेटर नहीं होगा। शेनफेंग बोल रहा होता है कि शेफ गॉड के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो काफी सुप्रीम मास्टर है, प्लीज तुम उनको मुझसे कंपेयर मत करो, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं शेफ गॉड खिला सकूँ।
शेफ गॉड बनने के लिए मुझे काफी एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज नहीं तो कल आप अगर शेफ गॉड बन जाओगे। वैसे भी आप यहाँ पे शेफ किंग तो बन ही चुके हो। तभी शॉक होते हुए शेनफेंग बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। एना बोल रही थी सूफैन आगे तुम इस खाने को देखे क्यों जा रहे हो, क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाह रहे हो। जैसे सूफैन वहाँ पहली बाइट लेता है वो वहाँ पे खाने को थूक देता है। सूफैन बोल रहा होता है इस खाने का टेस्ट तो बहुत ही घटिया था। सारे बंदे बोल रहे होते कई बंदा पागल हो चुका है, ये शेफ शेनफेंग खाने को काफी गंदा बोल रहा है। शेफ शेनफेंग बोल रहे होते हैं बच्चे क्या तुम्हें खाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सारे बंदे वीडियो बनाते हुए बोल रहे होते कि मास्टर शेनफेंग यहाँ पर आ रखे हैं, अब ये बच्चा तो पक्का से दिक्कत में आ चुका है। सूफैन बोल रहा होता कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत काफी खराब थी इसी वजह से मुझे आपका खाना अच्छा नहीं लग रहा, आपने तो खाना काफी अच्छा बनाया है। शेनफेंग सोच रहा होता है कि इस बच्चे का कान तो काफी तेज है, मैंने काफी धीरे से ये बात कही थी और उसे सुन भी ली। शेनफेंग बोल रहा होता है मैनेजर चैन आप यहाँ पे सभी लोग को एंट्री क्यों दे रहे हो, कुछ लोग काफी घटिया होते हैं और यहाँ पे खाने के काबिल नहीं है, जैसे कि आप इस बच्चे को ही देख सकते हो, आप इसे एंट्री क्यों दी, ऐसे बेवकूफों को एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। मैनेजर बोलता है बस आप वेट करिए मैं इनको बाहर फिका के आता हूँ, इन लोग की हिम्मत कैसे हुई आप खाने को खराब बोलने की। जाते हुए शेनफेंग बोल रहा होता है बेवकूफ क्या पता क्या टेस्ट क्या होता है। तभी सूफैन बोलता है कि एक सेकंड रुको, पहले मैं सोचा था कि तुम शेफ किंग हो इसी से मैं तुम्हारी वैल्यू कर रहा था, पर मैं बात क्लियरली कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो खाना है ना ये खाने में बहुत ही घटिया लग रहा है और ऐसा खाना तो मेरे घर के कुत्ते बिल्ली भी ना खाए, तो आखिर मैं ये खाना कैसे खा सकता हूँ। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।